खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। शख्सियत में आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे जिन्हें मारवाड़ के गांधी यानी अशोक गहलोत का हनुमान कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़ की। आप एक कर्मचारी नेता के तौर पर उभरे, उसके बाद गहलोत साहब का आपको साथ मिला। 2003 में आपने चुनाव भी लड़ा बानसूर से निर्दलीय। लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालात में जिस तरह से धर्मेंद्र राठौड़ अशोक गहलोत के हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पर जिस तरह से इनका राजनीतिक अभ्युदय हुआ है वो काबिल तारीफ है। राठौड़ साहब, आपका शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल ही यह है कि आपको गहलोत का हनुमान कहा जाता है, क्या कैसी परिस्थितियां रही जिसमें आप इस स्तर तक पहुंचे और आज सबसे बड़े ट्रबल शूटर हैं आप? देखिए, वैसे तो भगवान हनुमान के आगे मैं बहुत तुच्छ प्राणी मात्र हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मतलब उनकी नाम से उपमा दे रहे हैं लोग, क्योंकि हनुमान तो हनुमान है, उनका कोई बराबरी, उनका कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ संकट मोचक से है उसका तात्पर्य हनुमान का, कि आप गहलोत साहब के संकट मोचक आप कहे जाते हैं, गहलोत सरकार के संकट मोचक कहा जाता है। ये बात सही है कि जब भी पार्टी हाईकमांड ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने मुझे जब भी जो भी काम दिया, उस काम को मैं बहुत लगन के साथ, निष्ठा के साथ और पूर्ण समर्पण की भावनाओं से मैंने किया। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से, लगन से और समर्पण के साथ काम करेगा, उसके परिणाम अच्छे ही आएंगे। अच्छा राठौड़ साहब, इसमें एक बड़ी बात ये थी कि पिछली बार जब आप गहलोत सरकार बनी थी तो उसमें भी आप बीज निगम के अध्यक्ष थे। इस बार आपको पर्यटन निगम दिया गया, और वो पर्यटन निगम जो बिल्कुल बीमार था, ऐसा लग रहा था कि कभी भी बाइंड अप हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज बेचने की स्थिति आ गई थी पिछली सरकार में। तो जनता में पहला परसेप्शन तो ये गया कि क्या राठौड़ को यहाँ भेज करके क्या उनका राजनीतिक अवसान हुआ है। लेकिन मायने इसके दूसरे निकले। गहलोत साहब की मंशा जो थी आपको उसने पूरी की, और जो इसके पीछे का गहन राजनीतिक उद्देश्य था आपने उसको प्राप्त किया। पैलेस ऑन व्हील्स को चलाया आपने, कर्मचारियों के लिए अनुकंपात्मक नियुक्ति की बात थी तो आपने वो किया। किस रूप में इसको ढाला और कैसे आप इसको मुमकिन कर पाए इन सबको? माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मुझे आशीर्वाद, और उसके बाद में मैंने जो पहले भी कहा कि लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ मैंने काम प्रारंभ किया। ये बात सही है कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। आरटीडीसी की हालात जैसा आपने बताया वो बन चुकी थी, लेकिन ज्वाइन किया उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और वैसे भी मैंने दो बात कही कि नंबर एक, मैं आरटीडीसी के कर्मचारियों का जो तनख्वाह है, सैलरी है, जो उनको टाइम पे नहीं मिल रही, वो समय पे दिलाऊंगा। और दूसरा, पैलेस ऑन व्हील्स जो आरटीडीसी की प्राइड प्रॉपर्टी है, मैं तो ये कह सकता हूं कि न केवल राजस्थान की बल्कि देश की भी वो प्राइड प्रॉपर्टी है, हमारी सांस्कृतिक राजदूत, हमारी सांस्कृतिक राजदूत है। उसको मैं पटरी पे दौड़ाऊंगा। ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम था, क्योंकि मैं ये जानता था कि आरटीडीसी का कर्मचारी और अधिकारी का मनोबल अप किए बिना इसका वैभव नहीं लौटा सकता। और मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद रखा, और जो आरटीडीसी की जो आर्थिक स्थिति खराब थी या बहुत तंग हाली में थी, उसमें पूरी तरह से फाइनेंशियल बैकअप दिया, और उसी का परिणाम था कि हमने 1 तारीख को आरटीडीसी के कर्मचारी और अधिकारी की सैलरी हमने चुकाई, देना शुरू किया, और आज तक वो क्रम जारी है। पैलेस ऑन व्हील जो लोग भी मानते थे कि चलना असंभव सा हो गया है, उसको चलाने का मैंने बहुत ही लगन से, निष्ठा से और पूरी मेहनत के साथ, जो रेलवे और आरटीडीसी के मध्य जो इश्यूज थे, जो उनको रिजोल्व करवाने के लिए मैं दिल्ली गया। मैंने रेल मंत्री जी से मुलाकात करी,
मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात करी और सारे इश्यूज़ को सोल्व करवा के, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज पैलेस ऑन व्हील्स न केवल पटरी पे दौड़ रही है बल्कि प्रॉफिट के साथ 3 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा पैलेस ऑन व्हील्स कमा चुके। डॉक्टर साहब, बीच में मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आप तो कर्मचारी नेता रहे, पशुपालन विभाग में आप नौकरी करते थे। 2003 में आप बानसूर से निर्दलीय चुनाव भी लड़े। कर्मचारी नेता होना, फिर उसमें ये प्रशासनिक कौशल तो कहाँ से आपने डेवलप किया अपने आप में? ये वित्तीय प्रबंधन आपने कहाँ से सीखा? और ये एकजुटता, संगठन करता तो आप शुरू से अच्छे रहे, लेकिन ये एकजुटता तो समझ में आती है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन इतना शानदार करना, प्रशासनिक अपना कौशल वहाँ दिखाना, सबको एकजुट करना, टीम वर्क दिखाना, कैसे संभव हुआ? और क्या आप सो पाते थे उन दिनों में जब आपको प्रारंभ में जब पर्यटन निगम का दायित्व दिया गया? देखिए, मैंने जैसा बताया आपको कि मैं कर्मचारी नेता रहा, इस बात का मुझे गर्व है कि मैं कर्मचारी नेता रहा हूँ, और कर्मचारी की क्या ताकत है इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। किसी भी इंस्टीट्यूशन में वहाँ का कर्मचारी जब तक कि फुल उत्साह से काम नहीं करेगा तो वो इंस्टीट्यूशन उस शिखर पे नहीं जा सकता है। तो मैं इस बात को जानता था कि मैं अगर सफल होऊंगा तो आने वाला समय जो कर्मचारी नेता और कर्मचारी का वो भी मोटिवेट होंगे। इसी और यही बात मेरे को इंस्पायर किया, यही बात मेरे को हमेशा दिन रात मेहनत की ओर मुझे अग्रसर करती रही, और वो बदौलत है उसी की कि मैं बीज निगम का अध्यक्ष के रूप में भी मेरा कार्यकाल, जैसा आप जानते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ गर्व से कि मेरा कार्यकाल बहुत संतोषप्रद रहा, और अब आरटीडीसी का अध्यक्ष के रूप में भी मेरा 1 साल से ज़्यादा हो गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी हमारी जो पर्यटन विभाग और आरटीडीसी की जो टीम है, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। पर्यटन मंत्री जी ने मुझे फ्री हैंड, मतलब मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरे को पूरा मंच दिया उन्होंने कि मेरे को कि ये अच्छा उत्साही एक नौजवान है, तो पूरा मंच दिया, पूरा सपोर्ट किया। पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी मीणा जी का भी पूरा मुझे सहयोग रहा, और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ वो, और हमारे एमडी डीओटी, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि साधारण सहायक कर्मचारी भी मेरी टीम का प्रमुख हिस्सा। यानी हमने ये कभी, मैंने ये फील नहीं किया कि ये बड़ा है ये छोटा है, सब मिल के एक जॉइंट हमारी टीम बनी, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जॉइंट एक्शन टीम, और उसी का परिणाम है कि आज आरटीडीसी की होटलें वापस अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रही हैं, पैलेस ऑन व्हील्स लगातार दौड़ रही है, और नए नवाचार जो हेलीकॉप्टर जाई राइड, जो मतलब लोगों का एक कल्पना थी, एक सपना था कि आरटीडीसी जो बंद हो रही है वो कभी हेलीकॉप्टर भी उड़ाएगी, जो हेलीकॉप्टर जाई राइड जैसलमेर से प्रारंभ करके और पुष्कर होते हुए और अभी जयपुर में चल रहा है। और तो और अभी जो हम और एक नवाचार करने जा रहे हैं, और अगर सब सही रहा, और मैं मानता हूं कि किसी न किसी ऐसी कोई शक्ति का आशीर्वाद भी हमें ज़रूर है कि ताकि उसी की बदौलत हम अब चंबल रिवर फ्रंट पे एक क्रूज चलाने का भी हमारी एक सपना है, एक प्रपोजल भी मिला है, उस पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो मेरा ये सपना है कि आरटीडीसी अब जल, थल और नभ तीनों जगह विद्यमान हो, तीनों जगह उसका परचम फहरे, और आरटीडीसी का परचम फहरे। इससे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? देखिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, और सपनों को पूरा करना आपको बहुत अथक परिश्रम करना पड़ता है, और वो परिश्रम कर दिखाया धर्मेंद्र राठौड़ ने। शख्सियत में धर्मेंद्र राठौड़ साहब से चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी धर्मेंद्र राठौड़ साहब से। आप पर्यटन निगम के अध्यक्ष हैं, और जिस संघर्ष के साथ आपने मुकाम पाया, एक क्लर्क के से अपना जीवन शुरू करने वाले, अपना प्रोफेशनल जीवन शुरू करने के बाद एक राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। आप पहले बीज निगम के अध्यक्ष रहते हैं, अब पर्यटन निगम के अध्यक्ष, और उससे भी बड़ी बात, जैसा पहले मैंने कहा कि आप तो गहलोत सरकार के ट्रबल शूटर भी हैं। राठौड़ साहब, एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है कि अच्छे अच्छे मंत्री के यहाँ जनसुनवाई के लिए इतने लोग नहीं पहुँचते। आपके यहाँ जब जनसुनवाई के लिए लोग आते हैं तो बहुत ही अपनी बड़ी पीड़ाएं, अपनी समस्याएं, अपनी बहुत सारे उनके साथ जो उनके जीवन में घटित होते हैं उनको लेके आते हैं।
सबसे ज्यादा बात यह देखने को मिलती है कि जितने भी जो खासकर कर्मचारी जो हैं राज्य सरकार के, वो भी आके एक ही चौखट पे सजदा करते हैं, वो है धर्मेंद्र राठौड़ की। क्या जादू है आप में, कौन सा फॉर्मूला है, और ये कौन से तार हैं जो एक आम जन से आपके जुड़ते जा रहे हैं और प्रखर और प्रबल होते जा रहे हैं? देखिए, ये मेरा शौक है, लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच रहना, ये मेरा शौक है और मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद करने का जब प्रयास करता हूँ या उसकी बात मैं सुनता हूँ तो मुझे तसल्ली होती है कि मैं एक नेक काम कर रहा हूँ। और कर्मचारी संगठन या कर्मचारी नेता या कर्मचारी संगठन के अलग अलग सब लोग, वो तो मेरा बैकग्राउंड कर्मचारी नेता का रहा है, और मैं हर वो बात जो मेरे स्तर पे होती है, मेरे स्तर पे किसी भी मंत्री साहिबान के स्तर की होती है, उनको मैं पत्र लिखता हूँ, उनसे जाके मिलता हूँ, डेलीगेशन को लेके जाता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक की जो बात होती है, मैं उनको मुख्यमंत्री जी से मिलवाता हूँ। जो पत्र लिखने की बात होती है, मैं बराबर, आप मेरा अगर पत्राचार का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरे से आके मिला, मेरा सबसे पहला काम है कि मैं उसकी बात ध्यान से सुनूं। सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है, और सुनने के बाद में किस स्तर की उसकी समस्या है उसको निदान के लिए प्रयास करें, तो लोगों को बहुत सुकून मिलता है, लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं, लोग बहुत दुआ देते हैं। आप काफी सर्किट भी आप केंद्र से लेके आ रहे हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, लेकिन एक बड़ा शानदार और रोचक सर्किट देखने को मिलता है इन दिनों में। खासकर 1 साल पहले ही शायद ऐसा लगता है इसका निर्माण हुआ, हालांकि इसकी आधारशिला बहुत पहले रख ली थी। वो सर्किट है जयपुर से पुष्कर, और उसमें एक ही फ्लाइट नजर आती है धर्मेंद्र राठौड़। आखिर चूंकि आप सक्रिय राजनीति में हैं, तो क्या माने, तीर्थराज पुष्कर, ब्रह्मा की नगरी जिसने सृष्टि को रचा है, क्या वो भी धर्मेंद्र राठौड़ की एक सफल और एक बड़े राजनीतिक के तौर पर रचना होने जा रही है वहां से? देखिए निर्मल जी, मेरा जो गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ, वो पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर है, उसका नाम है नांद। तो ये मान्यता है वेद में, पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में कि भगवान कृष्ण जो थे वो जब द्वारिका जा रहे थे तो वाया नंदगांव, वाया नांद जो मेरा गांव है वो, तो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सी स्मृतियां मेरे गांव में है जो पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर है। यह मान्यता भी है कि पुष्कर में जो स्नान करे सरोवर में, उसके बाद में अगर नंदा सरस्वती जो मेरे गांव में है वहां स्नान करे, तभी पुण्य, संपूर्ण पुण्य का लाभ मिलता है। यह पुराण में लिखा हुआ है। और 24 कोस की जो परिक्रमा मार्ग है, पुष्कर का स्नान करके एक 24 कोस, एक छोटी परिक्रमा है, एक मध्यम परिक्रमा जिसको 24 कोस परिक्रमा बोलते हैं, उस 24 कोस की परिक्रमा मार्ग में भी मेरा गांव नांद आता है। संजोग कहिए या कुछ भगवान का आदेश कहिए, मैं गायत्री परिवार उस 24 कोस की परिक्रमा को पिछले 8, 9, 10 साल से आयोजित करता रहा है। कोरोना आने के बाद में वो पदयात्रा परिक्रमा 24 कोस की जो परिक्रमा की पदयात्रा वो बंद हो गई। गायत्री परिवार के जो संयोजक थे घनश्याम जी, वो मेरे से संपर्क किया कि आप हमारी इस पदयात्रा के करीब 500 से ज़्यादा श्रद्धालु पैदल चलते हैं, उसको आप झंडी दिखाने आप पुष्कर आइए। मैं सपत्नीक पुष्कर पहुंचा, गायत्री परिवार द्वारा आयोजित उस पदयात्रा को झंडी दिखाने। बरसात जबरदस्त थी, कोई योजना, मुझे खाली झंडी दिखा के मेरे गांव नांद जाके जयपुर आना था। मेरे मन में वहाँ जो प्रोग्राम चल रहा था, डाइस पे हम लोग बैठे थे, उसमें साधु संत भी बैठे थे, गायत्री परिवार के लोग बैठे थे। एक उस कार्यक्रम में बीजेपी के जो अजमेर जिले के नेता हैं, जो राज्यसभा के सांसद रहे ओंकार सिंह जी लखावत भी थे कार्यक्रम में। मुझे न जाने एक अपने आप ही एक ऐसा महसूस हुआ कि जब इतने बरसात हो रही थी, कुछ दिन बहुत ज़बरदस्त बरसात हो रही थी, मूसलाधार, पुष्कर के सड़कें फुला फुल थी। सुबह सुबह 8 बजे ये कार्यक्रम चल रहा, 500 की संख्या जिसमें वृद्ध महिला और पुरुष भी थे। वो 24 कोस यानी 100 किलोमीटर के करीब पैदल चलेंगे 5 दिन। ये मैंने देख के और कुछ समस्याओं का उन्होंने, जो आयोजक थे उन्होंने, भाई ये समस्या इस पदयात्रा में है, उसको आप नरेगा के माध्यम से, जो रास्ते पदयात्रा में अच्छे रास्ते नहीं हैं, उसको नरेगा से या आप कैसे न कैसे सरकार से इसको ठीक कराओ, ये ज्ञापन भी था उनका। तो मेरे माइंड में उसी वक्त त्वरित ये मैंने फैसला किया कि क्यों नहीं मैं ही
इस पदयात्रा में चल के, और क्या क्या कठिनाई, जब इतने वृद्ध बुजुर्ग महिला चल रहे हैं, छोटे बच्चे चलेंगे, तो मैं क्यों नहीं चलूं। तो वहीं से डिमांड उठी राजनीतिक वहीं सक्रियता की? से मैं उस पदयात्रा में जुड़ गया, और बरसात के अंदर, बहते पानी के अंदर, मैं गायत्री परिवार पुष्कर में जो गायत्री कॉलेज है, गायत्री मंदिर है, वहाँ से मैंने पदयात्रा शुरू की। और वो पदयात्रा पुष्कर सरोवर, जो छोटी बस्ती है पुष्कर की, छोटी बस्ती से पानी बरसात का वो नाला बहकर पुष्कर सरोवर में गिर रहा था। वहाँ के जो स्थानीय पार्षद थे, ओम प्रकाश डोलिया, जो कांग्रेस के स्थानीय पार्षद थे, उन्होंने मुझे वो पानी, जो गंदा पानी जा रहा था पुष्कर सरोवर में, वो जाता हुआ मुझे दिखाया। मेरे रोंगटे खड़े हुए, और मैंने कहा कि जिस सरोवर में हम आके स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, ये पानी का वहाँ मुद्दा पिछले 30-40 साल से ये मुद्दा चल रहा था। और मैंने उसको तत्काल इसको किया कि हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे और इसको तत्काल इसको हम रुकवाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ा, ब्रह्मा मंदिर आ गया। ब्रह्मा मंदिर के पुजारी ने वो दिखाया, दरारें पड़ी हुई और तमाम उसमें दरारें पड़ी हुई थी, और मतलब हालत अच्छी नहीं थी। वो भी मेरे को एकदम दिल दहलाने वाली मेरे लिए खबर थी। और मैंने पता किया जिला कलेक्टर अजमेर से फ़ोन किया कि ये क्या कारण है, ये क्यों नहीं हो रहा। तो जिला कलेक्टर अजमेर ने बताया कि ये ASI जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जी, जो भारत सरकार का विभाग है, वो परमिशन कंस्ट्रक्शन की नहीं दे रहे। आप इसे ताजुब कह सकते हैं, इसको कोई ब्रह्मा जी का आशीर्वाद कह सकते हैं। और इसी बात को लेके और मैं उस धुन में लगा। 5 दिन की पदयात्रा मेरी ये 2 प्रॉब्लम को देख के आगे बढ़ी। उसके आगे फिर मेरा गांव नांद आया, फिर आगे थांवला आया, ऐसे करके पूरी 5 दिन मैंने पैदल उस यात्रा को, मैंने 500 यात्रियों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ मैं भी। और मुझे इतना मेरे जीवन का, जिसको कह सकता हूँ कि सबसे खूबसूरत वो क्षण थे, सबसे खूबसूरत वो दिन, मुझे जीवन जब तक मैं जिंदा रहूँगा वो मुझे याद आएंगे। मैं मूल सवाल पर लौट रहा हूँ राठौड़ साहब। फिर जी, ये जो पूरी प्रक्रिया रही, ये पूरी यात्रा रही, आप विधानसभा के बाहर तो सुरक्षा कवच रहे हो, क्या ये पूरी यात्राएं विधानसभा के अंदर भी धर्मेंद्र राठौड़ का दरवाजा खोलेंगी? क्या आप विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी? देखिए, नंबर 1, क्या आपने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ये मैं 100% दावे से कह सकता हूँ। और इस आधार पर दावा कर रहा हूँ कि इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बड़े काम किए, उनका मैं आपको सिलसिलेवार ब्यौरा बता रहा हूँ। दुनिया में कोरोना आया, राजस्थान में भी आया, और कोरोना ने हम सबको हिला के रख दिया। उस कोरोना का प्रबंधन जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद 3 बार कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने 500 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और हम सबको बचाने का और इतना बेहतरीन प्रबंधन किया कि सबसे कम इफेक्ट अगर हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन किया, और इतना वित्तीय प्रबंधन कि गरीब के लिए जो इलाज आज पूरी दुनिया में, राजस्थान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 10 लाख का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आए, और उसका रेस्पॉन्स ये रहा कि आज घर घर में जो इलाज के लिए गहने बिकते थे, ज़मीनें बिकती थी, एकदम सिक्योर फील हो गया। और उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में सबसे पहला लागू हुआ, वो राजस्थान में हुआ। और किसानों के बिजली के बिल, डोमेस्टिक बिजली के बिल, और अब की बार तो ये जो महंगाई को रोकने के लिए जो सिलेंडर के जो रुपए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, 500 रुपये का, जो गृहिणियों को जो कितना मतलब उसका असर है, ये आपको चुनाव में पता पड़ेगा। और अभी जो मास्टर स्ट्रोक था, जो 19 जिले, ये मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो भी हतप्रभ थे कि अब बुराई करें तो करें क्या। पहले तो बहुत जबरदस्त बजट आना और फिर ये सब हो जाना, एकदम ये हुआ। और तो और आप बताइए, जो पूरी राजस्थान की सबसे धार्मिक और पवित्र नगरी, तीर्थों का तीर्थ पुष्कर है। पुष्कर एक छोटा सा 25,000 की आबादी का टाउन,
उसमें पुष्कर विकास प्राधिकरण का तोहफा देना ये बहुत बड़ी सौगात है, ये पूरे राजस्थान के लिए। इसका मायने ये है कि धार्मिक स्थलों के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी उतने ही संवेदनशील है। और एक बात और आपको मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में गायों के लिए जितना काम हुआ है, गायों के लिए गौशालाओं को अनुदान, मैं समझता हूँ देश में सबसे ज़्यादा गौशालाओं को अनुदान मिलता है वो राजस्थान में मिलता है। और इस बार का बजट तो युवाओं को समर्पित रहा। 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां हो गई, 1 लाख भर्ती प्रक्रियाधीन है, 40,000 टीचर्स की भर्ती अभी होने वाली है, अप्रैल महीने में लग जाएगी। और युवाओं के लिए कंपटीशन जब वो देने आएंगे तब एक बार उनको केवल फीस लगेगी, फिर जितनी बार भी वो एग्जाम देंगे उनके लिए उन्होंने, तो ऐसा कौन सा तबका है जिसको मुख्यमंत्री जी ने और बिना टच नहीं किया और जी। बिना टैक्स लगाए जी, बिना टैक्स लगाए, तो इससे ज्यादा वित्तीय प्रबंधन क्या हो सकता है। इस बूते में कह सकता हूं, इस बूते में ये कह सकता हूं कि 100% 2023 में अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। चुनाव लड़ाने के लिए मुझे पार्टी हाईकमांड, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी जो भी कहेंगे कि चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। मुझे कहेंगे आपको संगठन में काम करना है, मैं संगठन में काम अभी तक भी मैं करता रहा हूँ, जरूर करूँगा। कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, जहाँ से वो कहेंगे वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं हर कठिन से कठिन चुनौती को मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं इस बात से कभी नहीं घबराता हूँ और कभी मैं किसी मेरे मन में पद का लालच या पद की ये पद मुझे मिले तो मैं काम करूँ। मैं आरटीडीसी चेयरमैन बनने से पहले भी आपने लगातार देखा हो कि मैं पिछले 8 साल लगातार बिना पद के भी, मैं बीज निगम का चेयरमैन बनने की जब बीज निगम का चेयरमैन से मैं हटा उसके बाद से आरटीडीसी चेयरमैन बनने तक 8 साल से ज़्यादा समय मैं बिना किसी पद के उतनी लगन, निष्ठा और समर्पण से मेरे पार्टी के लिए काम किया। अच्छा राठौर साहब, चूंकि समय की कमी होती है आपके पास भी, आपका भी बड़ा व्यस्त समय है, एक सवाल अगर नहीं किया तो शख्सियत में मतलब ऐसा लगेगा कि अधूरी रह गई सब। धर्मेंद्र राठौर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ना, नोटिस मिलना, तमाम ये जो सब करा, इसका आपको राजनीतिक रूप से फायदा मिला या किसी की सोची साजी ऐसी रणनीति थी जिसमें आपको आक्षेप लगाए जाए, आपको बदनाम किया जाए, आपकी शख्सियत को आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए? देखिए, अभी जो देश का हालात आप खुद महसूस कर रहे हैं, जिस ढंग से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में सरकारें गिराने का जो भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जिस ढंग से, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम सरकारें गिराने में किया है। उसी कड़ी में राजस्थान में भी सरकार गिरे, इसका यह अटेम्प्ट हुआ और उस अटेम्प्ट का जो टारगेट किया गया उसमें से एक टारगेट मुझे भी किया, लेकिन मैं न मेंटल प्रेशर में आया, न मैं डरा, न मैं झुका और मैं पूरे, फिर जब बाड़ाबंदी रही हमारे विधायकों की 35 दिन, उन बाड़ाबंदी में रहा। तो मैं ये मानता हूँ अभी भी जिस ढंग की इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का एक प्रयास है। आज भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस ढंग से उनकी सांसद का पद को डिस्क्वालीफाई किया, मैं मानता हूं कि ये कुछ भी कर लें तो न मैं डरा न राहुल गांधी डरे। राहुल गांधी कहते भी हैं कि डरो मत, कांग्रेस का न कोई नेता डरेगा और न कोई कार्यकर्ता डरेगा, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र को लाई है, कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने का काम करती है, कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है, कांग्रेस कानून के राज में विश्वास करती है और इन डराने से, धमकाने से कभी भी ये लंबा रास्ता नहीं है। धन्यवाद राठौर साहब। तो राठौर साहब का साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी रोचक चर्चा आपके साथ रही है अभी तक कि किस तरह से आपने नांदगांव से निकल करके आप छात्र जीवन में आए और उसके बाद आपने सरकार की नौकरी भी करी, फिर कर्मचारी नेता हुए और अब आप बीज निगम के अध्यक्ष के बाद अब पर्यटन निगम के अध्यक्ष में हैं और बड़ी ही
रोचक चर्चा के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी जो भी आदेश देगी, अगर चुनाव लड़ने की पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा, कहां से लड़ना ये पार्टी तय करे, पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और निश्चित तौर पर पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। राठौर साहब, आपके साथ बड़ी शानदार चर्चा रही। आपका राजनीतिक सफर देखा, आपका छात्र जीवन में आपने किस तरह से संघर्ष किया, उसके बाद आप सरकारी नौकरी में आए, कर्मचारी नेता बने। इस पूरी रोचक चर्चा के दौरान राठौर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी जो भी आदेश देगी वो करेंगे, चुनाव लड़ने को कहा जाएगा तो चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे, संगठन में वो काम करते रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक नए राजनीतिक चेहरे का उदय राजस्थान की राजनीति में हो रहा है। राठौर साहब, आपको बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। अभी शख्सियत में इतना ही, अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।